हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी हब। आज हम लोग डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के साइंस का 2016 का पेपर सॉल्व करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सो प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें। तो चलते हैं आज की सीरीज़ का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में एसिटिलीन का रासायनिक सूत्र है। तो देखिए ऑप्शन आ है CH4, ऑप्शन बा है C2H6, ऑप्शन सा है C2H4 और ऑप्शन दा है C2H2। तो देखिए एसिटिलीन का जो रासायनिक सूत्र है वो आपका हो जाता है C2H2। जैसा कि हमने आप लोगों को एक ट्रिक बताई थी कि एसिटिलीन, तो एसिटिलीन में आपका क्या आता है, टा आता है। और देखिए इसमें आपका जो सूत्र है उसमें भी देखिए आपका क्या आता है C2H2। आप लोग इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब वस्तु अवतल दर्पण के मुख्य फोकस एवं वक्रता केंद्र के मध्य रखी हो तो प्रतिबिंब बनेगा। तो देखिए ऑप्शन आ है उल्टा वास्तविक तथा वस्तु से बड़ा, ऑप्शन बा है सीधा वास्तविक तथा वस्तु से छोटा, ऑप्शन सा है उल्टा वास्तविक तथा वस्तु से छोटा और ऑप्शन दा है सीधा वास्तविक तथा वस्तु से बड़ा। तो आइए इसका राइट आंसर जान लेते हैं। इसका राइट आंसर है उल्टा वास्तविक तथा वस्तु से बड़ा। जैसा कि हमने आप लोगों को बताया था पिछले वीडियो में कि जो अवतल दर्पण होता है तो उसमें क्या होता है कि कोई चीज़ आप छोटी रखेंगे तो वो बड़ी दिखती है, किसमें, तो अवतल दर्पण में। और इसको याद करने का भी यानी कि याद करने की ट्रिक भी हमने बताई थी कि ये अवतल लिखावट में आ खाली, वा खाली, ता खाली, ला खाली, ये 4 वर्ड हो जाते हैं क्योंकि ये बड़ा होता है और उत्तल अपने आप में देखने में थोड़ा सा छोटा भी होता है, प्लस वर्ड भी इसमें आधा वर्ड कम होता है। तो इसलिए आप लोग इस तरीके से याद रख सकते हैं कि कोई छोटी चीज़ रखी जाए तो अवतल मतलब फैला हुआ बड़ा वर्ड, तो इस तरीके से ये बड़ा हो जाता है। तो आप लोग इस तरीके से इसे याद रख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित लवक हरित पौधों का समूह है। तो ऑप्शन आ है शैवाल, ऑप्शन बा है कवक, ऑप्शन सा है अनावृत बीजी और ऑप्शन दा है उपर्युक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका कवक हो जाता है। यानी कि देखिए हरित लवक हरित पौधों का समूह है कौन, तो कवक। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड किए गए कंपनों की संख्या को कहते हैं। तो ऑप्शन आ है आवर्तकाल, ऑप्शन बा है आयाम, ऑप्शन सा है आवृत्ति और ऑप्शन दा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन सा हो जाता है, यानी कि आवृत्ति। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु दाब आरोपित करती है। ऑप्शन आ है केवल ऊपर की दिशा में, ऑप्शन बा है केवल नीचे की दिशा में, ऑप्शन सा है चारों दिशाओं में और ऑप्शन दा है किसी दिशा में नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन सा हो जाता है, यानी कि चारों दिशाओं में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो आपके अति लघु टाइप क्वेश्चन है। इसमें देख लेते हैं। क्वेश्चन है, यांत्रिक ऊर्जा किसे कहते हैं, सूत्र लिखिए। तो देखिए किसी वस्तु में केवल यांत्रिक कारणों से कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे वस्तु की यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। यह गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा के रूप में 2 प्रकार की होती है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक भी ज़रूर कर दें। चलते हैं आज की सीरीज़ का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिध्वनि सुनाई देने के लिए ध्वनि उत्पादक और परावर्तक तल के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए। तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है 16.6 मीटर, यानी कि 16.6 मीटर।
ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है शिराएँ क्या है, इनका मुख्य कार्य क्या है। तो देख लेते हैं कि शिराएँ क्या है। नलिकाओं का समूह है जो अशुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों से हृदय की ओर ले जाती हैं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिवर्ती क्रिया के कोई दो उदाहरण लिखिए। तो देखिए प्रतिवर्ती क्रिया के दो उदाहरण हैं आँखों का झपकना, खाना देखकर मुंह में लार आ जाना। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवीकरणीय ऊर्जा किसे कहते हैं, लिखिए। तो वायु, जल और सौर ऊर्जा पुनः प्राप्त होने वाले ऊर्जा के स्रोत हैं। प्रकृति में इनकी आपूर्ति निरंतर होती रहती है, अतः इन्हें बार बार प्रयोग में लाया जा सकता है। अतः ऊर्जा के ऐसे स्रोत को नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। जैसे कि देखिए आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि जिनका हम बार बार प्रयोग कर सकते हैं, जिनका हम बार बार यूज़ कर सकते हैं, तो वो नवीकरणीय ऊर्जा के नाम से जाने जाते हैं। और जिनका हम बार बार प्रयोग नहीं कर सकते, बार बार उपयोग नहीं कर सकते, उन्हें हम अनवीकरणीय ऊर्जा के रूप में जानते हैं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं, लिखिए। तो देख लेते हैं रासायनिक परिवर्तन। देखिए रासायनिक परिवर्तन में एक या एक से अधिक नया पदार्थ बनता है जिससे सामान्यतः पूर्व पदार्थों को प्राप्त नहीं किया जा सकता, जैसे दूध का दही बनना। अब आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं। देखिए रासायनिक परिवर्तन उसे कहते हैं कि जैसे कोई चीज़ है वो दूसरे रूप में बदल गई और उसे हम पुनः उसी रूप में नहीं ला सकते। जैसे देखिए अगर एक बार दूध फट जाता है तो क्या उसको जो है फटे हुए दूध को क्या हम पुनः सही दूध में परिवर्तित कर सकते हैं, या देखिए दूध से दही बन गया तो क्या दही से हम दूध बना सकते हैं, या देखिए अगर कोई कागज़ जल गया और उस जले हुए कागज़ को क्या हम पुनः सही कर सकते हैं, नहीं ना। तो ये आपका रासायनिक परिवर्तन हो गया। और देखिए यहीं पे हम भौतिक परिवर्तन भी समझ लेते हैं। भौतिक परिवर्तन से आशय ऐसे परिवर्तन से होता है जो पुनः प्राप्त किया जा सकता है। जैसे कि देखिए पानी से क्या है तो बर्फ़ बन जाता है, और बर्फ़ देखिए जब घुलता है तो क्या हो जाता है, तो वो पानी बन जाता है। तो ये आपका क्या हो गया, तो ये आपका भौतिक परिवर्तन हो गया। तो आप लोग इस तरीके से अच्छे से समझ पाए होंगे, मुझे आशा है कि देखिए जो चीज़ अगर आप अपने रूप में पुनः आ जाए वो भौतिक परिवर्तन है, और जो पुनः अपने रूप में ना आ पाए वो रासायनिक परिवर्तन है। और रासायनिक परिवर्तन में देखिए जैसे गन्ने का रस है, उसका सिरका बना लिया गया, तो क्या फिर से सिरके को गन्ने का रस बनाया जा सकता है, नहीं ना। तो वो क्या हो गया, तो वो रासायनिक परिवर्तन हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अब आप लोगों के लघुत्तरीय टाइप क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं और आप लोगों के अति लघुत्तरीय टाइप और बहुविकल्पीय टाइप क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। तो चलते हैं, देखते हैं पर्यावरण संरक्षण से आप क्या समझते हैं, आप पर्यावरण को कैसे संरक्षित करेंगे। तो देखिए पर्यावरण संरक्षण की अगर बात की जाए, देखिए तो पर्यावरण शब्द दो शब्दों इन्वॉल्व तथा मैंड से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है घेरना। देखिए कि जिसका अर्थ है घेरना। अब देख लेते हैं प्रकृति में वायु, जल, मृदा, पेड़ पौधे तथा जीव जंतु सभी सम्मिलित होकर पर्यावरण बनाते हैं। वर्तमान में पर्यावरण मानवीय क्रियाकलापों के चलते अत्यंत प्रदूषित हो गया है, अतः इसमें संरक्षण की महत्ता आवश्यक हो गई है। पर्यावरण संरक्षित करने के लिए सबसे अधिक आवश्यकता प्रत्येक प्रकार के प्रदूषण को समाप्त करने की है, जैसे SO2 पर नियंत्रण। सेकंड नंबर पर है विद्युत चालित बैटरी चालित वाहनों का आविष्कार। थर्ड नंबर पर है जल स्रोतों को गंदा करना बंद कर देना। और फोर्थ नंबर पर है जैव प्रदूषण को पूर्णतः रोकना। 5 नंबर पर है हानिकारक गैसों के उत्सर्जन पर रोक आदि। और
अधिकाधिक वृक्षारोपण पर्यावरण संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले हम आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने पहले बताया था आप लोगों को कि हो सकता है कि एग्ज़ाम की डेट कुछ आगे बढ़ जाए, तो हाँ फ्रेंड्स, वही हुआ। देखिए, पहली बात तो इसका रीज़न क्या था ये भी आप लोग जान लें कि देखिए उसी डेट में एग्ज़ाम लगे हुए थे, 1-2 एग्ज़ाम लगे हुए थे और उसी डेट में देखिए फेस्टिवल भी थे, तो इसलिए एग्ज़ाम की डेट को बढ़ाना ही था। तो फ्रेंड्स, आप लोगों की एग्ज़ाम की डेट बढ़ चुकी है। और देखिए, अगर आप लोगों को ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप हमारे लिंक पर क्लिक करके वीडियो भी देख सकते हैं। इससे संबंधित हमने वीडियो बनाई थी, कल बनाई थी वीडियो, आप लोग उसमें स्कीम भी देख सकते हैं और पूरी डिटेल भी देख सकते हैं, यानी कि जान सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, स्टरलाइजेशन विधि से खाद्य पदार्थों को सूक्ष्म जीवी से कैसे सुरक्षित रखा जाता है, संक्षेप में लिखिए। तो सबसे पहले देख लेते हैं स्टरलाइजेशन क्या होता है। तो देखिए, स्टरलाइजेशन का तात्पर्य है कीटाणु रहित करना अथवा निर्जलीकरण करना। इस विधि से जीवाणु विषाणु को नष्ट करना यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो प्रभावपूर्ण तरीके से संक्रमणकारी तरीकों, कवक, जीवाणु, विषाणु को भोज्य पदार्थ, औषधि या जैविक संवर्धन कीटाणु शोधन की 2 विधियां हैं, भौतिक और रासायनिक विधि। ऊष्मा के द्वारा छानकर विकिरण द्वारा आदि रसायनों, एथिलीन ऑक्साइड, ओजोन आदि का प्रयोग करके। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अभिसारी एवं अपसारी लेंस में क्या अंतर है, सचित्र संक्षेप में समझाएं। तो देखिए, यदि किसी चिकने तल की पृष्ठ पर कलई यानी पॉलिश करके उसे परावर्तक बना दिया जाए तो यह दर्पण कहलाता है। यदि समतल कांच की प्लेट के एक ओर कलई कर दी जाए तो वह समतल दर्पण कहलाता है, यानी वो बन जाता है। यदि कांच के खोखले गोले को काटकर उसे एक पृष्ठ पर कलई कर दी जाए तो वह गोलीय दर्पण बन जाता है। यदि खोखले गोले के कटे भाग के ऊपरी पृष्ठ अर्थात उत्तल पृष्ठ पर कलई की जाए तो वह अवतल दर्पण बनता है। यदि हम खोखले गोले के कटे भाग के धसे पृष्ठ अर्थात अवतल पृष्ठ पर कलई करें तो वह उत्तल दर्पण बन जाता है। अब देख लेते हैं इसको चित्र, इसका देखिए चित्र आप लोग देख लें और स्क्रीनशॉट ले लें और आप लोग इसको अच्छे से बनाना सीख लें। 1 से 2 बार नहीं, 2 बार में तो 3 बार में आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप लोग इसको जो नामांकित चित्र होता है, आप लोग नामांकित चित्र बनाइएगा, ठीक है ना। जैसे ये उत्तल दर्पण हो गया, ये अवतल दर्पण हो गया, ये इसके ध्रुव हो गए, ये मुख्य अक्ष हो गया, ये कलई किया तल हो गया, ये देखिए आपका वक्रता त्रिज्या हो गई, ये देखिए मुख्य अक्ष हो गया। इस तरीके से आप अवतल व उत्तल दर्पण का चित्र आसानी से बना सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट बिंदु देख लेते हैं। देखिए, अवतल दर्पण आपतित किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित करता है, अतः अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। ये चीज़ भी आप लोग बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि अवतल दर्पण को क्या कहा जाता है, तो अभिसारी दर्पण। और देखिए, उत्तल दर्पण आपतित किरणों को परावर्तन के पश्चात फैलाता है, अतः उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है आपका उत्तल और अवतल दर्पण से ही क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है अभिसारी और अपसारी दर्पण से भी आपका क्वेश्चन आ सकता है इस नाम से। तो नाम चेंज होने से ऐसा नहीं होता है कि उसका आंसर चेंज हो जाए। आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा, क्योंकि देखिए अवतल दर्पण को अभिसारी और उत्तल दर्पण को अपसारी कहते हैं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। धातुओं के संरक्षण हेतु अपनाई जाने वाली विभिन्न विधियों को संक्षेप में समझाएं। तो देखिए, खानों से प्राप्त खनिजों में मिट्टी, पत्थर तथा सिलिका आदि अशुद्धियां पाई जाती हैं। खनिजों से अधात्री या मैट्रिक्स को पृथक करने की प्रक्रिया सांद्रण कहलाती है। धातुओं के सांद्रण को निम्न विधियां हैं, यानी धातुओं के सांद्रण की निम्न विधियां हैं।
चलते हैं देख लेते हैं। फर्स्ट है यानी ए है द्रव्य चालित धुलाई। देखिए इस विधि में जब पिसे हुए अयस्क को जल की तेज धारा में प्रवाहित किया जाता है तो हल्के अधात्री कण या मैट्रिक्स बह जाते हैं तथा शुद्ध खनिज के कण नीचे बैठ जाते हैं। इस विधि द्वारा मुख्य रूप से एल्यूमिनियम, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर आदि का सांद्रण किया जाता है। उसके बाद देख लेते हैं बी पॉइंट है। बी पॉइंट में देख लेते हैं फैन उत्प्लावन विधि का झाग प्लवन विधि। तो सल्फाइड अयस्कों को पीसकर जल में किसी उपयुक्त तेल चीड़ का तेल के साथ बड़े टैंक में मिला देते हैं तथा फिर उसमें वायु के प्रवाह से फैन या झाग उत्पन्न किया जाता है, जिससे अयस्क के कण झाग के साथ ऊपर आ जाते हैं तथा आधात्री या मैट्रिक्स के कण नीचे बैठ जाते हैं। शुद्ध अयस्क को पृथक कर लिया जाता है। अब देख लेते हैं सी पॉइंट है घनत्वीय विधि। कभी कभी अयस्क के घनत्व तथा उसमें उपस्थित अशुद्धियों के घनत्व में अंतर होता है। ऐसी अवस्था में अयस्क को महीन पीसकर जल के प्रवाह के साथ खलबलाते हैं, जिससे भारी अयस्क के कण नीचे बैठ जाते हैं तथा अशुद्धियां जल की धारा के साथ बह जाती हैं। यह मुख्य रूप से ऑक्साइड अयस्कों के लिए किया जाता है, जैसे आयरन ऑक्साइड, हेमेटाइट। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, विद्युत चुंबकीय विधि। देखिए इस विधि से आयरन के अयस्क का सांद्रण किया जाता है। अयस्कों को पीसकर इसको लंबी चक्कर पट्टी पर रखते हैं तथा मशीन से या बेल्ट प्रबल चुंबकीय इलेक्ट्रोडों के मध्य होकर धीरे धीरे खिसकती है, जिससे शुद्ध आयरन के अयस्क के कण अधात्री से अलग स्थान पर एकत्र हो जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए एक प्रारूपिक पुष्प का चित्र बनाकर उसे लेबल कीजिए। तो देख लीजिए इस तरीके से आप ये चित्र बनाएंगे। देखिए सबसे पहले आप ये इसको पुष्प को बनाएंगे और बड़ा ही इजी है। आप लोग इसको 1 से 2 बार प्रैक्टिस करेंगे, आप लोग अच्छे से इसको बना पाएंगे। देखिए ये आप लोगों का फर्स्ट सेमेस्टर में भी आया था और इसके बाद देखिए थर्ड सेमेस्टर में भी। ये आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और इसको देखिए इसमें ज़्यादा फर्क नहीं होता है। इसको आप इधर से चौड़ाई कर दीजिए और आप इसको इधर से पतला कर दीजिए और ऊपर की तरफ थोड़ा चौड़ा कर दीजिए। आप मतलब बना सकते हैं, इसको बहुत अच्छे से बना सकते हैं। और उसके बाद देखिए ये पुमंग हो गया, ये बाह्य पुंज हो गया, ये दल पुंज हो गया और ये जायांग हो गया। प्रारूपी पुष्प की अंडाशय की अनुप्रस्थ काट, ठीक है ना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको बनाने जो है प्रैक्टिस कीजिएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अनुकूलन किसे कहते हैं? जलीय और मरुस्थलीय अनुकूलन को संक्षेप में उदाहरण सहित समझाएं। तो देखिए अपने आसपास के वातावरण में किसी जीव द्वारा स्वयं को ढाल लेना अथवा सामंजस्य स्थापित कर लेना अनुकूलन कहलाता है। तमाम जीवधारियों में इसके लिए प्राकृतिक रूप से स्थायी शारीरिक लक्षण उत्पन्न होते हैं, जैसे जलीय जीव मछलियों में सांस लेने के लिए गिल्स, तो मरुस्थलीय क्षेत्र में ऊँट में लंबे समय तक बिना पानी के रहने के लिए अनुकूलित होना। अनुकूलन किसी विशेष वातावरण में जीवधारी को सुगमतापूर्वक जीवन व्यतीत करने एवं वृद्धि हेतु रचनात्मक एवं क्रियात्मक स्थायी परिवर्तन उत्पन्न होने की प्रक्रिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बनिक रसायन क्या अभिप्राय है? कार्बनिक यौगिकों में श्रृंखलन की विशेषता को उदाहरण सहित समझाएं। तो देख लेते हैं इसको भी, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। देखिए कार्बनिक यौगिकों की अधिक खोज और शोध करने पर यह ज्ञात हुआ कि अनेक यौगिक वनस्पतियों तथा जंतुओं दोनों ही में समान रूप से पाए जाते हैं। अतः जंतु पदार्थ और वनस्पति पदार्थों का पृथक रखना निरर्थक सिद्ध हुआ। परंतु इस समय भी यह आवश्यक समझा गया कि खनिज पदार्थ और जीवित पदार्थों से प्राप्त यौगिकों का अध्ययन पृथक पृथक किया जाए। उस समय यह विश्वास किया
था जंतु पदार्थ तथा वनस्पति पदार्थ प्रयोगशाला में नहीं बनाए जा सकते। इन सभी पदार्थों को कार्बनिक कहा जाता है और रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें इन पदार्थों का अध्ययन किया जाता है कार्बनिक रसायन कहलाती हैं। देखिए, अतः कार्बनिक यौगिकों में निरंतर अध्ययन से ही ज्ञात हुआ कि सभी कार्बनिक यौगिकों में तत्व कार्बन का होना आवश्यक है। अतः रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बन के यौगिकों का अध्ययन किया जाता है कार्बनिक रसायन कहलाता है। तो फ्रेंड्स, आज यहीं तक आप लोगों का देखिए 2016 का पेपर सॉल्व हो गया है। आप लोग देखिए कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक भी ज़रूर कर दें और हो सके तो आप अपने कम से कम 5 से 6 फ्रेंड्स में तो ये वीडियो ज़रूर शेयर करें जिससे उन लोगों को भी बेनिफिट हो सके। थैंक यू।